वी एक्सप्लेनेशन मूवी इन हिंदी प्रेजेंट अवतार। आज की मूवी देख के तुम सब यही बोलोगे, ओ बेटा मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह। मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि ईयर 2154 में अर्थ पर पॉपुलेशन 3 टाइम्स बढ़ गई है। फाइनेंशियली सब वीक हैं, लेकिन इस बीच टेक्नोलॉजी और स्पेस ट्रेवल्स ने काफी ग्रो करा है। स्पेस ट्रेवल के इतना ग्रो होने की वजह से अब नॉर्मल फ्यूल की जगह पर स्पेस शिप्स में अनोप्टेनियम नाम का एक धातु इस्तेमाल होता है, जिसकी कीमत पर किलोग्राम 100 करोड़ है। और यह धातु सिर्फ पेंडोरा नाम के प्लेनेट पर मिलता है। और इसी धातु की माइनिंग करने के लिए वहाँ पर आरडीए नाम की एक कंपनी पेंडोरा पर रहने वाले पेंडोरा वासियों के एक कबीले को उनकी जगह से हटाना चाहती थी। इन कबीलों वालों को नावी कहा जाता था, क्योंकि जिस जगह नावी लोग रहते थे उस जगह से 200 किलोमीटर के रेडियस में अनोप्टेनियम का भंडार था। लेकिन नावी उस जगह को नहीं छोड़ना चाहते थे, क्योंकि नावी जिस जगह रहते थे वहाँ उनका एक विशाल दिव्य पेड़ था जो उनके लिए पूजनीय भी था और वो उनका घर भी था। और इसके अलावा उनके यहाँ पर एक और पेड़ था जिसे वो लोग आत्माओं का पेड़ बोलते थे। और इस आत्माओं के पेड़ को लेकर मान्यता ये थी इन लोगों की कि इस पेड़ के अंदर इनके मरे हुए पूर्वजों की आत्माएं रहती हैं और वो इनसे बातें भी करती हैं। असल में आप रियलाइज कर पाएंगे कि पेंडोरा के लोग पूरी तरीके से सनातन धर्म का फॉर्मेट इस्तेमाल करते थे जीने के लिए। जिस तरह से महान सनातन धर्म में धरती के हर हिस्से को, हर चीज को, जीव जंतु निर्जीव को एक दूसरे से कनेक्ट बताया और ये बताया गया है कि हर किसी के अंदर भगवान का एक अंश है। और इसी वजह से हमें सबका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हम सब आपस में कनेक्ट हैं और हमें ऊर्जा देने वाला वो ऊपर परम शक्तिशाली भगवान है। और हम सब ने भगवान से सब कुछ उधार लिया है और एक न एक दिन हमें वो सारा का सारा उधार भगवान को ऊर्जा के रूप में लौटाना होगा। ठीक इसी सच्चे ज्ञान को जानते और फॉलो करते थे पेंडोरा वासी, और वो इस दिव्य शक्ति को ईवा नाम से पुकारते थे, ठीक वैसे ही जैसे हम इस दिव्य शक्ति को शिव के नाम से पुकारते हैं। बैक टू द मूवी। नावी लोग अपनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं थे और आरडीए कंपनी उनको वहां से हटाने के लिए हर कोशिश कर रही थी। वो लोग उन्हें अपनी भाषा सिखा रहे थे, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे। और इनफैक्ट इसी बातचीत के लिए आरडीए कंपनी ने नावी लोगों के डीएनए और ह्यूमंस के डीएनए को मिलाकर एक हाइब्रिड नावी जीव बनाया था। ये बिल्कुल नावी लोगों की तरह दिखता था और इसको नाम दिया गया था अवतार। और इन अवतार्स को कंट्रोल करते थे इनके अवतार ड्राइवर्स। अवतार ड्राइवर्स अवतार के मन को और आत्मा को कंट्रोल करते थे। किसी भी अवतार का अवतार ड्राइवर वही इंसान हो सकता था जिस इंसान के डीएनए से उस अवतार को बनाया गया हो। सिंपल भाषा में, अगर आपके डीएनए और किसी नावी के डीएनए को मिलाकर एक अवतार बनाया जाता है तो उस अवतार को सिर्फ आप ही कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि उस अवतार के अंदर आपका डीएनए मिला हुआ है। लेकिन अवतार प्रोजेक्ट के अलावा एक और तरीका था जिसके जरिए आरडीए कंपनी नावी लोगों को वहां से हटाने की कोशिश कर रही थी, और वो तरीका था आर्मी का दम दिखाकर। असल में आरडीए कंपनी अपनी प्राइवेट आर्मी का इस्तेमाल करके उन लोगों पर हमले करवाती थी ताकि वो लोग डरकर वहां से चले जाएं। सब कुछ सही चल रहा था, पर तभी आरडीए कंपनी का एक साइंटिस्ट जिसका नाम टॉमी था, उसे कुछ गुंडे थोड़े बहुत पैसों के लिए मार देते हैं, जिस वजह से आरडीए का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। क्योंकि टोनी सिर्फ साइंटिस्ट नहीं था, वो साइंटिस्ट के साथ साथ एक अवतार ड्राइवर भी था। और क्योंकि हर एक अवतार को बनाने में बहुत ज्यादा पैसा लगता था, तो आरडीए टॉमी के जुड़वा भाई जेक को उसकी जगह पर जॉब ऑफर करते हैं। जेक एक अपाहिज एक्स सोल्जर था और जेक का सोल्जर होना कंपनी के लिए एक और फायदे की चीज थी, क्योंकि सभी अवतार ड्राइवर वैज्ञानिक थे और इस वजह से वो सिर्फ वैज्ञानिक डेटा कलेक्ट करते थे। लेकिन कंपनी को कोई ऐसा चाहिए था जो नावी लोगों के बीच में घुसकर जासूसी करके या तो उन्हें मना के वहां से हटा दे या फिर उनकी ऐसी कमजोरियां पता कर करके आरडीए को बता दे, जिससे कि आरडीए को उन्हें वहां से हटाना बहुत आसान हो जाए। यानी कि कंपनी को एक जासूस चाहिए था जो उनके बीच सेंध लगा सके, और ये काम एक सोल्जर से बेहतर कोई नहीं कर सकता था। और फिर फाइनली जेक 5 साल 9 महीने का सफर पूरा करके अर्थ से पेंडोरा पहुंच जाता है। वहां पहुंचने पर जेक सबसे पहले नॉर्म से मिलता है। नॉर्म एक अवतार ड्राइवर था और वो उसे वहां के बारे में सब कुछ बताते बताते उसे वहां की हेड वैज्ञानिक डॉक्टर ऑगस्टीन से मिलवाता है। लेकिन डॉक्टर ऑगस्टीन जेक को देख के भड़क जाती है, क्योंकि ऑगस्टीन को एक साइंटिस्ट चाहिए था, ना कि एक अनपढ़ सोल्जर जो सिर्फ मारकाट जानता हो। और ऑगस्टीन इतना ज्यादा भड़क जाती है कि वो आरडीए के हेड एडमिनिस्ट्रेटर पार्कर से जाकर बहस कर लेती है। और फिर ऑगस्टीन की बात सुनकर पार्कर उसे बोलता है कि देखो, हमारा मेन काम है अनोप्टेनियम की माइनिंग करना, ना कि रिसर्च करना, और तुम्हारी हर एक रिसर्च का खर्चा इस कीमती धातु से निकलता है, तो हमें ये चाहिए। और या तो तुम नावी लोगों को हटाने का कोई डिप्लोमेटिक रास्ता निकालो, वरना हमारी आर्मी तैयार है, जंग होकर रहेगी और हम उन्हें हटा देंगे वहां से। और वैसे भी ये तो तुम्हारे लिए अच्छा ही है ना कि जेक तुम्हारी टीम में है, क्योंकि तुम सारे के सारे साइंटिस्ट हो और वो जो बाहर हैं वो तुम्हें खा जाएंगे, मार देंगे, और तुम्हारी रक्षा के लिए कोई ना कोई सोल्जर तुम्हारे साथ होना चाहिए। और इसीलिए मैंने जेक को तुम्हारी टीम के अंदर एज अ गार्ड अपॉइंट किया है। जेक को हाइपर स्लीप में सुलाकर उसके दिमाग को उसके अवतार से कनेक्ट कर दिया जाता है, और फिर जेक जैसे ही अपने अवतार के अंदर जगता है तो वो देखता है कि उसके पैर बिल्कुल ठीक है और वो खुशी के मारे भागने लगता है। जेक के साथ साथ ऑगस्टिन और नॉर्म भी अपने अपने अवतार की अवतार ड्राइविंग शुरू कर देते हैं। अब इसके बाद आरडीए कंपनी की प्राइवेट आर्मी का हेड माइल्स जेक को बुलाकर एक सौदा करता है। माइल्स जेक को बोलता है कि जेक, मैंने तुम्हारा रिकॉर्ड देखा है, तुम्हारा रिकॉर्ड बहुत ज्यादा अच्छा है, तुमने भी मेरी तरह बहुत बड़ी बड़ी जंग लड़ी है, लेकिन तुम अपनी टांगे गवा चुके हो, पर मैं तुम्हारी टांगे तुम्हें वापस दिला सकता हूँ। लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा, तुम्हें नावी लोगों के बीच जाकर उनके बीच घुलना मिलना होगा, उन्हें वहां से हटाने की कोशिश करनी होगी, या फिर ऐसा तरीका ढूंढ के लाना होगा जिससे हम उन्हें वहां से हटा सके आसानी से, क्योंकि ये साइंटिस्ट बेवकूफ हैं, ये सिर्फ साइंटिफिक डेटा
कलेक्ट करते हैं और हमें चाहिए अनॉप्टेनियम। जेक माइल्स का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद जेक, ऑगस्टीन, नॉर्म और एक हेलीकॉप्टर पायलट ट्रूडी हेलीकॉप्टर से पेंडोरा के जंगलों की जमीन का सैंपल लेने लगते हैं। और जब वो लोग सैंपल कलेक्ट कर रहे थे तब जेक कुछ फूलों को छूता है और जैसे ही जेक उन फूलों को छू रहा था वैसे ही वो फूल श्रिंक हो जाते थे। और उन सभी फूलों को श्रिंक होने के बाद जेक के सामने पेंडोरा का गेंडा था और वो उस पर हमला करने ही वाला था, लेकिन तभी जेक के पीछे से पेंडोरा का चीता आ जाता है। चीता को देख गेंडा भाग जाता है और चीता जेक के पीछे पड़ जाता है। जेक वहां से भागने लगता है, चीता उसके पीछे भाग रहा था और जेक भागते भागते अपनी जान बचाने के लिए एक नदी में कूद जाता है और फाइनली उसका पीछा चीते से छूटता है। लेकिन अब वो अपने दोस्तों से अलग हो गया था और रात भी हो गई थी। और रात होने पर जेक जंगली जानवरों से बचने के लिए एक लकड़ी में आग लगा लेता है और आग की वजह से जैसे ही वहां पर रोशनी होती है तो वो देखता है कि उसके आसपास डॉग जैसे दिखने वाले जंगली जानवर हैं और वो डॉग एक एक करके जेक पर हमला कर देते हैं। तभी जेक को बचाने के लिए एक नावी लड़की नटीरी वहां आ जाती है। वो उन डॉग्स में से कुछ डॉग को जान से मार देती है और कुछ डॉग्स को वहां से भगा देती है और फिर नटीरी मरे हुए डॉग्स की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती है और प्रार्थना करके वो वहां से जाने लगती है। नटीरी को जाता देख जेक उसकी जान बचाने के लिए उसे थैंक्स बोलता है, लेकिन नटीरी बोलती है शुक्रिया नहीं चाहिए, बेजुबान जानवरों को मारना कोई अच्छी बात नहीं है। इस पर जेक बोलता है तो फिर तुमने मुझे बचाया क्यों अगर तुम्हें अपने ये जंगली दोस्त इतने ही प्यारे हैं। जवाब में नटीरी बोलती है मैंने तुम्हें इसलिए बचाया है क्योंकि तुम्हें पवित्र आत्मा ने चुना है। और फिर देखते ही देखते वहां पर बहुत सारी पवित्र आत्माएं आ जाती हैं और जैसे ही वो जेक के शरीर पर बैठती हैं जेक के सभी घाव भरने लगते हैं और फिर नटीरी वहां से जाने लगती है। नटीरी के पीछे पीछे जेक भी आ रहा था कि तभी वहां पर नटीरी की कबीले की आर्मी और उनका आर्मी हेड सूटे वहां आ जाता है जो जेक को पकड़कर वहां के राजा एटोकान के सामने पेश करते हैं। और तब जेक को पता चलता है नटीरी वहां के राजा एटोकान की बेटी है। जेक से पूछताछ करने के लिए नटीरी की मॉम और वहां की रानी लोआक आ जाती है। लोआक सिर्फ वहां की रानी नहीं थी, वो वहां की धर्म गुरु भी थी जिसे वो सब लोग साहिक बुलाते थे। लोआक उससे पूछताछ करती है तो जेक उसे बताता है कि वो जारहेड नाम के कबीले से ताल्लुक रखता है और उसे भी नावी परंपराएं सीखनी है, उसे भी एक नावी बनना है। पहले तो लोआक मना कर देती है और ये बोलती है कि कहीं तुम भी तो आसमानी लोगों की तरह हमारे पत्थरों के पीछे तो नहीं पड़े हो। लेकिन फिर जेक लोआक को भरोसा दिलाता है कि नहीं, उसे सिर्फ उनकी परंपराएं सीखनी है, उसे सिर्फ नावी बनना है। जिसके बाद लोआक उसे वहां रहने की परमिशन दे देती है और अपनी बेटी नटीरी को यह आदेश देती है कि वो जेक को सब कुछ सिखाएगी। और फिर जेक नावी लोगों के साथ डिनर करके पेड़ों के बीच लटके झूलों के अंदर लेटकर सो जाता है और जैसे ही वो यहाँ सोता है वैसे ही वो असल में हाइपर स्लीप से उठ जाता है। नींद से उठने के बाद जेक साइंटिस्टों को अपनी कहानी बताता है और फिर उसके बाद माइल्स और पार्कर को सभी जानकारी देता है और साथ ही वो उन्हें उस विशाल पेड़ की अंदरूनी बनावट के बारे में ही बताता है। और फिर बातों बातों में ही पार्कर जेक से बोलता है कि देखो तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीने हैं उन लोगों को वहां से प्यार से हटाने के लिए, वरना फिर उसके बाद हमारे वहां पर बुलडोजर पहुंच जाएंगे। जिस पर जेक बोलता है सिर्फ 3 महीने है तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। और ये सुनकर पार्कर बोलता है इस बंदे में दम है। और फिर उसके बाद जेक को फिर से हाइपर स्लीप में भेजा जा रहा था, लेकिन उससे पहले ऑगस्टीन जेक को फिर से लोगों की पहचान करवाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि सूटे कबीले का अगला राजा बनेगा और नटीरी उस कबीले की रानी। और फिर उसके बाद वो हाइपर स्लीप में चला जाता है और अब जेक नटीरी के साथ मिलकर हर दिन कुछ न कुछ नया सीख रहा था। वो पेड़ों पर चढ़ना, झूलना, वो शिकार करना सीख रहा था, प्रार्थना करना सीख रहा था, उनकी भाषा सीख रहा था और वो अब उनमें घुलने मिलने लगा था। नटीरी जेक को घुड़सवारी सिखाते हुए बोलती है कि अपनी चोटी से घोड़े की चोटी को जोड़ो, अपने मन को एक करके घोड़े को निर्देश दो। जेक कोशिश करता है लेकिन असफल हो जाता है, लेकिन फिर धीरे धीरे जेक घोड़े को कंट्रोल करना सीख जाता है और अब जेक लगभग पूरी तरीके से नावी बन गया था। लेकिन अभी भी एक आखिरी परीक्षा बाकी थी। जेक को अपना इकरान चुनकर उस पर उड़ान भरनी थी। इकरान उड़ने वाले ड्रैगन की एक प्रजाति होती है और जब तक नावी शिकारी अपने इकरान को नहीं चुन लेते तब तक वो योद्धा नहीं बनते। एक इकरान अपनी जिंदगी में अपना सिर्फ एक ही मालिक चुनता है और कोई भी इकरान तभी किसी नावी को अपना मालिक मानता है जब उन दोनों का मन आपस में मिलता हो। उसके बाद जेक, सूटे, नटीरी और कुछ और नौजवान नाविक हवा में तैरती चट्टानों, लंबी लंबी बेलों से होते हुए वहां पहुंच जाते हैं जहां पर सभी इकरान रहते थे। और सूटे सबसे पहले वहां पर जेक को अपना इकरान चुनने के लिए भेजता है और जेक जाने से पहले नटीरी से पूछता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा इकरान कौन सा है। और नटीरी उसे बोलती है तुम्हारा इकरान तुम्हें मारने की कोशिश करेगा। और फिर जेक उस जगह पहुंच जाता है जहां पर बहुत सारे इकरान थे। सभी इकरान जेक को देखकर दूर भागने लगते हैं पर तभी एक इकरान होता है जो जेक की तरफ हमला कर देता है। जिसके बाद जेक बड़ी कोशिशों के बाद अपने इकरान पर बैठकर अपनी चोटी से उसकी चोटी को जोड़कर अपने मन को इकरान के मन से जोड़ लेता है और फिर अपने और इकरान के बीच के रिश्ते को मजबूत करने के लिए वो इकरान के साथ पहली उड़ान भरता है। एक तरफ यहाँ पर ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ आरडीए के पेंडोरा के ऑफिस में ऑगस्टीन को पता चल जाता है कि जेक नावी लोगों की जासूसी कर पार्कर और माइल्स को जानकारी दे रहा है। और कोई भी सैनिक गतिविधि ऑगस्टीन को पसंद नहीं आती थी और साथ ही वो नहीं चाहती थी कि उसकी टीम में या फिर उसके काम में कोई दखल अंदाजी करे, जिस वजह से वो अपनी टीम और जेक को लेकर जंगलों में बनी एक छोटी सी मोबाइल लैब के अंदर चली जाती है और वहीं से वो लोग अवतार ड्राइविंग भी करते थे और थोड़ी बहुत रिसर्च भी करते थे। और इस बीच जेक रेगुलरली अवतार की बॉडी में बिताए गए सभी पलों की जानकारी वीडियो ब्लॉग के अंदर रिकॉर्ड करता रहता था। अब जेक और नटीरी अपने अपने इकरान के साथ ऊंची ऊंची उड़ान भरते थे और दिन के अंदर ज्यादातर समय एक दूसरे के साथ बिताते थे। लेकिन एक दिन जब जेक और नटीरी अपने अपने इकरान पर ऊंची ऊंची उड़ान भर रहे थे तभी उनके पीछे सबसे बड़ा इकरान तोरुक उनके पीछे पड़ जाता है। जिसके बाद वो तोरुक से अपनी जान बचाने के लिए जंगलों में भागने लगते हैं और फिर भागते भागते वो दोनों एक
ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर उनका इकरान तो आ सकता था, लेकिन तोरुक का साइज बड़ा होने की वजह से वो नहीं आ सकता था, और फिर तोरुक वहां से चला जाता है। जिसके बाद नटीरी जेक को बताती है कि तोरुक सबसे बड़ा इकरान है और अब तक इस पर सिर्फ 5 लोगों ने सवारी करी है। जो भी तोरुक की सवारी करता है उसे तोरुक माक्टो बुलाया जाता है और ये सभी कबीलों का लीडर बनता है। और अब लगभग 3 महीने पूरे हो गए थे और जेक ने माइल्स को कुछ भी खास इन्फॉर्मेशन नहीं लाकर दी थी। इस वजह से माइल्स जेक को बुलाकर उसे बोलता है कि देखो, अब तुम कुछ खास जानकारी नहीं ला रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें वापस धरती पर भेज रहा हूँ। और हाँ, मैंने जैसा वादा किया था वैसा ही वादा पूरा करूंगा, तुम्हें तुम्हारी टांगे मिल जाएंगी। और फिर जेक माइल्स की बात सुनकर ये बोलता है कि देखो, इनका अभी एक पवित्र उत्सव आने वाला है जिसके अंदर ये लोग पूरी तरीके से मुझे नावी बनाकर अपना लेंगे और फिर उसके बाद मैं इन लोगों को मनाने की कोशिश कर सकता हूँ, इसलिए प्लीज मुझे ये काम करने दो। और फिर नावी अपने उत्सव में जेक को अपनी पूरी परंपरा और रीति रिवाज के साथ नावी बना लेते हैं। और अब पूरी तरीके से नावी बनने के बाद नटीरी जेक को आत्माओं के पेड़ के पास लेकर जाती है और वहां पर पहले तो वो लोग उन लटों से अपनी चोटी जोड़कर नावियों के पूर्वजों की आवाज सुनते हैं। और फिर उसके बाद नटीरी जेक को बताती है कि जब भी कोई नौजवान नावी योद्धा अपनी सभी परीक्षाएं पास कर लेता है तो ईवा देवी उसे वरदान देती हैं, जिसके बाद वो अपनी मनपसंद की औरत चुनकर उससे शादी कर सकता है। नटीरी की बात सुनकर जेक बोलता है कि मैंने तो अपनी मनपसंद की औरत चुन ली है, अब उसका मुझे चुनना बाकी है। और फिर नटीरी और जेक क्लोज आते हैं और उनके बीच इंटीमेट मूवमेंट क्रिएट होता है और फिर जेक और नटीरी वहीं सो जाते हैं। यहाँ जेक के सोते ही वहाँ लैब में जेक जग जाता है और लैब के अंदर जेक जल्दी जल्दी खाना वाना खाकर अपने सारे काम निपटाकर वापस नटीरी के पास जाने लगता है। और वहीं नटीरी देखती है कि बड़ी बड़ी बुलडोजर और बड़े बड़े हथियार उनके जंगल को बर्बाद करना शुरू कर दिया है और इंसान आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। जेक होश में नहीं आ रहा था, इस वजह से नटीरी जेक को घसीटने लगती है, लेकिन तभी जेक होश में आ जाता है और फिर जेक उन लोगों को समझाने और उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग नहीं रुकते। जिसके बाद जेक उन्हें रोकने के लिए बुलडोजर्स की कैमरास को तोड़ने लगता है और तब माइल्स समझ जाता है कि जेक ने उन्हें धोखा दे दिया है, जिस वजह से माइल्स जेक और बाकी लोगों को अवतार ड्राइविंग के हाइपर स्लीप से जगाकर उन्हें जेल में डाल देता है। वहीं दूसरी तरफ जंगल में अब आरडीए कंपनी ने बुलडोजर और फाइटिंग हेलीकॉप्टर्स के जरिए पूरे के पूरे जंगल को जलाकर बर्बाद कर दिया था। जंगल में हर तरफ आग लग गई थी और नावी लोगों का विशाल पवित्र पेड़ टूटकर जमीन पर गिर चुका था और इन सब में नटीरी के डैड भी मारे जा चुके थे और पूरे कबीले को अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ता है। और ये सब देख प्रूडी को ये सब गलत लगता है, जिस वजह से वो वहां से चली जाती है। और वहां से जाने के बाद वो आरडीए के ऑफिस में जाकर जेक, ऑगस्टिन और नॉर्म को जेल से भगा लेती है। जिसके बाद वो अपने मोबाइल लैब को जंगल के एक ऐसे इलाके में रख देते हैं जहाँ पर कोई ना आ सके और फिर वो लोग फिर से हाइपर स्लीप में चले जाते हैं। हाइपर स्लीप में जाने के बाद जेक अपने अवतार में जिंदा हो जाता है और जिंदा होने के बाद वो नावी लोगों के पास जाता है, लेकिन कोई भी उसे अपनाने को तैयार नहीं था क्योंकि सबको पता चल गया था कि जेक इंसानों से मिला हुआ है और जेक को 3 महीने पहले से पता था कि ये सब होने वाला है। इसी वजह से सूते और जेक के बीच लड़ाई भी होती है और फिर जेक ये बोलकर वहां से चला जाता है कि मैं अपनी वफादारी साबित करके रहूंगा, मैं सबको बचाऊंगा। और फिर इसके बाद जेक अपने इकरान पर बैठकर उससे माफी मांगकर उसे छोड़कर तोरुक के ऊपर कूद जाता है और तोरुक के ऊपर कूदने के बाद वो तोरुक को कंट्रोल कर लेता है और अब वो बन गया था तोरुक माक्टो, यानी कि तोरुक को कंट्रोल करने वाला, तोरुक का राइडर। तोरुक को काबू करके वो अपने नावी लोगों के सामने जाता है और जब नावी लोग ये देखते हैं कि जेक ने तोरुक को काबू कर लिया है तो वो सब उसे देवता की तरफ पूजने लगते हैं, वो सब उसके आगे झुक जाते हैं। जिसके बाद जेक सूते को बोलता है कि देखो, ये सब मैं तुम्हारे बिना नहीं कर पाऊंगा, मैं तुम्हारे बिना ये जंग नहीं जीत पाऊंगा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और उसके बाद जेक नावी लोगों को संबोधित करते हुए एक भाषण देता है जिसमें वो बोलता है कि उनके पास बहुत बड़े बड़े हथियार हैं, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, उनके पास खतरनाक खतरनाक गोला बारूद हैं, वो बहुत ताकतवर हैं, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, हम सभी नावी कबीलों को एक करेंगे, हम उनसे लड़ेंगे और उन्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो फिर कभी भी हमारी जमीन पर नजर उठाकर देखने की भी कोशिश नहीं करेंगे। और फिर रात होने पर जेक ईवा देवी के पास जाकर अपनी जंग के लिए मदद मांगता है क्योंकि उसे भी ये बात पता थी कि जंग वो ईवा के बिना तो नहीं जीत पाएगा। और फिर उसके बाद जेक और उसके कबीले के लोग अलग अलग कबीलों के पास जाते हैं और मदद मांगते हैं और सभी कबीले तोरुक माक्तो को देखकर उसके आगे झुककर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर अगले दिन होती है सबसे बड़ी जंग। यहाँ से माइल्स अपनी पूरी आर्मी को जमीन और आसमान पर उतार चुका था लड़ने के लिए। वहीं दूसरी तरफ से भी कुछ कबीले जमीन से लड़ रहे थे और कुछ कबीले इकरान पर आसमान से लड़ रहे थे। और एक पल ऐसा आता है जब लगता है कि नावी लोग जीत जाएंगे और तभी माइल्स अपनी आर्मी को पूरी ताकत लगाने को कह देता है। जिसके बाद माइल्स की आर्मी अंधाधुंध गोला बारूद की बारिश कर देती है और तभी जंगल के सभी छोटे बड़े जानवर, जीव जंतु, उड़ने वाले पक्षी जेक के साथ मिलकर माइल्स की आर्मी पर हमला कर देते हैं। और अब हमें यह पता चलता है कि ईवा देवी ने जेक की प्रार्थना सुन ली है। और अब देखते ही देखते माइल्स की आर्मी खत्म होती जा रही थी और आरडीए ये जंग हारती जा रही थी। और तभी माइल्स एक रोबोट को लेकर उस जगह पहुंच जाता है जहां से जेक की बॉडी हाइपर स्लीप में रहकर अवतार को कंट्रोल कर रही थी। और फिर वहां जेक और माइल्स के बीच लड़ाई होती है और माइल्स जेक पर हावी हो जाता है। जिसके बाद माइल्स मोबाइल लैब को तोड़ने लगता है और तभी नटीरी एक के बाद एक 2 तीर माइल्स के सीने में मार देती है और माइल्स वहीं मर जाता है। लेकिन मोबाइल लैब पर इतनी तोड़फोड़ की वजह से जेक हाइपर स्लीप से जग जाता है और उसकी हालत खराब थी जिस वजह से वो मरता जा रहा था। लेकिन तभी नटीरी उसे ऑक्सीजन मास्क पहना देती है और फिर सभी इंसानों को पेंडोरा से वापस भेज दिया जाता है। लेकिन अभी भी कुछ इंसान वहां रहने वाले थे और ये वो इंसान थे जो दिल के साफ थे और अच्छे थे, जिनकी मदद से आगे चलकर इंसानों और पेंडोरा वासियों के बीच रिश्तों को बेहतर करने की कोशिश की जा सकती थी।
और फिर आखिर में जेक अपना आखिरी वीडियो ब्लॉग रिकॉर्ड करते हुए बताता है कि ये मेरा आखिरी वीडियो ब्लॉग है और अब मैं अपने इस इंसानी शरीर को छोड़कर ईवा देवी की मदद से पूरी तरह से अपनी आत्मा को अपने अवतार बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर लूंगा। और फिर ऐसा ही होता है। ईवा देवी जेक की आत्मा को इंसानी शरीर से निकालकर उसके अवतार वाली बॉडी के अंदर डाल देती है और फाइनली जेक बन गया था पहला ऐसा इंसान जिसने जन्म तो इंसान के रूप में लिया था, लेकिन अब जब वो मरेगा तो वो एक अवतार के रूप में मरेगा, एक नावी के रूप में मरेगा। और ये थी कहानी एक धरतीवासी से एक पेंडोरा वासी बनने की, एक सोल्जर से ग्रेट तोरुक माक्तो बनने की, जेक सूली से अवतार बनने की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो मैं अवतार 2 की कसम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड हैप्पी वैलेंटाइन वीक।